Hello and welcome to my channel. Today we are going to start the chapter 1 of class 12th NCERT, which is the decline of the Mughal Empire. Those who are new to my channel, please subscribe to it, and आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरा जो अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर। The great Mughal Empire, the envy of its contemporaries for almost 2 centuries, declined and disintegrated during the first half of the 18th century. Means हम ये कह सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर था वो कब डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, अराउंड 18th सेंचुरी। मीन्स हम लोग कह सकते हैं अराउंड 1700s में। The Mughal emperors lost their power and glory, and their empire shrank to a few miles around दिल्ली। उनका जो एम्पायर था वो कुछ ही दूर तक सीमित रह गया, जो कि अराउंड दिल्ली था। इन द एंड इन 1803 दिल्ली itself was occupied by the British army, and the proud Mughal emperor was reduced to the status of mere pensioner of a foreign power। मीन्स जो मुगल एम्परर अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते थे आफ्टर द इनकमिंग ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, वो क्या बन के रह गए, जस्ट एक मेयर पेंशनर बन के रह गए ऑफ फॉरेन पावर्स। A study of the process of decline of this great empire is most instructive. It reveals some of the defects and weaknesses of India's medieval social, economic, and political structure, which were responsible for the eventual subjugation of the country by the English ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो ये हिस्ट्री है वो हम लोग को क्या रिवील करता है कि जो मुग़ल एम्पायर था उसमें कुछ डिफेक्ट्स एंड वीकनेसेस थे, जिसके वजह से उसके अंदर जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो पूरा बर्बाद हो चुका था। एंड जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके लिए वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लेके आया। The unity and stability of empire had been shaken up during the long and strong reign of Aurangzeb. Yet, in spite of his many harmful policies, the Mughal administration was still quite efficient, and the Mughal army quite strong at the time of his death in 1707. Moreover, the Mughal dynasty still commanded respect in the country। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि औरंगज़ेब का जो रेन था उसमें बहुत सारी हार्मफुल पॉलिसीज़ जो थी वो लाई गई थी, लेकिन स्टिल उसके जो रेन में मुग़ल आर्मी जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और अच्छा कमांड भी कर रहा था कंट्री के ऊपर विथ रिस्पेक्ट। ऑन औरंगजेब्स डेथ हिज 3 sons fought among themselves for the throne। अब क्या होता है, जब औरंगजेब का डेथ हो जाता है तो उसके जो 3 sons रहते हैं वो वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स जो थ्रोन है उसके लिए वो लड़ाई करते हैं। द 65-year-old बहादुर शाह इमर्ज्ड विक्टोरियस। अब उसमें जीतता कौन है, बहादुर शाह। ही वॉज लर्नड, डिग्निफाइड एंड एबल। तो वो अच्छा था इसलिए वो जीता भी। He followed a policy of compromise and conciliation, and there was evidence of the reversal of some of the narrow-minded policies and measures adopted by औरंगज़ेब। तो इसमें क्या होता है कि वो कुछ औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको रिवर्स कर देता है और कुछ पॉलिसीज़ ऐसे लाता है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले होते हैं और कॉन्सिलिएशन वाले होते हैं। तो नैरो माइंडेड लाइक जजिया जो औरंगज़ेब ने फिर रीइंफोर्स कर दिया था, उसको बहादुर शाह ने फिर हटा दिया था। तो वही था, नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ में आता है। ही अडॉप्टेड more tolerant attitude towards the Hindu chiefs and rajas. There was no destruction of temples in his reign। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि वो हिंदू राजाज और चीफ्स के प्रति टॉलरेंट था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करता था कि हिंदू राजाज जो रिलीजियस उन लोग को कोई इफ़ेक्ट पड़े, और उसके रेन में कोई टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन भी नहीं किया गया था। इन द बिगिनिंग ही मेड an attempt to gain greater control over the Rajput states of Amber and Marwar। तो जब स्टार्टिंग में जब वो आया था तो उसने क्या किया, अपना जो कंट्रोल था उसको बेटर करने के लिए उसने राजपूत स्टेट्स अम्बेर एंड मारवाड़ को
के राजास को रिप्लेस करने का कोशिश किया बाय रिप्लेसिंग जय सिंह बाय हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह एट अम्बेर। अम्बेर में उसने जय सिंह की जगह विजय सिंह को लेके आया जो कि उसका खुद का भाई था। एंड बाय फोर्सिंग अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ टू सबमिट टू मुगल अथॉरिटी, और अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ को उसने मुगल अथॉरिटी के थ्रू सबमिट करने की कोशिश की। He also made an attempt to garrison the cities of Amber and Jodhpur. This attempt was however met with firm resistance. तो ये जो उसने करने की कोशिश की थी उसके लिए उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। This may have made him recognize the folly of his act. Folly मतलब होता है उसका जो गलती, उसको रियलाइज हुआ। For he soon arrived at the settlement with the two states, though the settlement was not magnanimous, though their states were restored to the राजाज जय सिंह एंड अजीत सिंह। तो उसको जब अपना फॉली महसूस होता है, रियलाइज होता है, तो वो जो स्टेट्स थे उसने फिर राजाज जय सिंह और अजीत सिंह को वापस कर दिए। लेकिन उन लोगों का एक डिमांड भी था जो कि उनको हाई मनसब्स, मनसब्स मीन्स क्या होता है, रैंक्स। अब and the offices of subedars of important provinces such as Malwa and Gujarat was not accepted. तो राजा जय सिंह एंड अजय सिंह ने कहा था कि उनको हाई मनसब्स यानी रैंक्स चाहिए और सूबेदार्स की पोस्ट चाहिए इन द प्रोविंसेस ऑफ मालवा एंड गुजरात, जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हिज पॉलिसी टुवर्ड्स द मराठा सरदार और चीफ्स वाज दैट ऑफ हाफ हार्टेड कॉन्सिलेशन, मीन्स उसका जो मर्जी करता था वो फुलफिल करता था, उसका जो मर्जी नहीं करता था वो फुलफिल नहीं करता था, तो हाफ हार्टेड कॉन्सिलिएशन। While he granted them the सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन, मीन्स सरदेशमुखी एंड चौथ एक टाइप के टैक्स हुआ करते थे उस समय, तो उसने कहा कि डेक्कन का जो टैक्स है वो तुम लोग ले सकते हो। ही फेल टू ग्रांट देम द चौथ एंड दस टू सेटिस्फाई देम फुल्ली। तो क्या होता है, उसने कहा कि जो डेक्कन का टैक्स होता है सरदेशमुखी वो आप लोग ले सकते हो, लेकिन जो चौथ है वो आप लोग नहीं ले सकते, तो वो उन लोग को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। He also did not recognize साहू as the rightful मराठा king। तो उसको ये नहीं पता था कि साहू जो है वो असली मराठा किंग है। He thus let ताराबाई and साहू right for supremacy over the Maratha kingdom. The result was that साहू and Maratha Sardars remained dissatisfied। मतलब क्या होता है कि सबको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। And the Deccan continued to be the prey to disorder। मतलब अगर हम किसी को कोई पोजीशन देते हैं तो वो चाहते हैं कि वो हम लोग का काम पूरा अच्छा तरीका से करे, लेकिन अगर हम लोग का जब वांट सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग काम भी तो नहीं करते। तो वही चीज़ वहाँ पे होता है। जैसे ही मराठा किंगडम में मराठा किंग्स का डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर होगा, काम सही से नहीं होगा। There could be no restoration of peace and order so long as the Maratha Sardars fought one another as well as fought against the Mughal authority। अब क्या हो रहा है कि मराठा किंग्स जो थे वो खुद में भी लड़ रहे थे और मुगल अथॉरिटी के साथ भी लड़ रहे थे, तो वो मतलब उन लोग के अंदर कोई भी समझौता वाला भाव नहीं था। बहादुर शाह एंड had tried to reconciliate the rebellious Sikhs by making peace with गुरु गोविंद सिंह। तो उसने सोचा कि मैं अगर गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलके थोड़ा बहुत पीस ला सकूं एंड गिविंग हिम अ हाई मनसब मीन्स रैंक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो उसने सोचा कि अगर गुरु गोविंद सिंह को मैं हाई मनसब रैंक दे दूं तो वो शायद ये पीस लाने में हमारी मदद कर सकेंगे। बट व्हेन आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु द सिक्स वंस अगेन रेज्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट इन द पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। अब जब गुरु गोविंद सिंह का डेथ हो जाता है तो वो किसके लीडरशिप के अंडर आके फिर रिवोल्ट करने लगते हैं, जो था बंदा बहादुर। ये इम्पोर्टेंट है, किसके लीडरशिप में उन्होंने फिर रिवोल्ट किया था। The emperor decided to take strong measures and himself led a campaign against the rebels, who soon controlled practically the entire territory between the Satluj and Jamuna, reaching the close neighborhood of Delhi. Ab, even though he succeeded in capturing Lohgarh, a fort built by Guru Gobind Singh, northeast of Ambala at the foothills of Himalayas, and other important Sikh strongholds, the Sikhs could not be crushed, and in 1712 they recovered the fort of Lohgarh। मीन्स जो सिख थे वो पूरे तरह से
क्रश नहीं हो पाए थे, लेकिन दे रिकवर्ड द फोर्ट ऑफ लोहगढ़ इन 1712. नाउ बहादुर शाह कॉन्सिलिएटेड छतरसल द बुंदेला चीफ, मतलब उसने बहुत लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की थी. अब वो बुंदेला चीफ के पास जाता है, हु रिमेन्ड अ लॉयल फ्यूडेटरी एंड द जाट चीफ चूरामन who joined him in the campaign against बंदा बहादुर. तो वो सोचता है कि अब छतरसल जो है उसको बुलाया जाए ताकि जो बुंदेला चीफ है वो एक कैंपेन कर सके बंदा बहादुर के लिए. तो उसके लिए सक्सेसफुल रहता है. देयर वॉज फर्दर डिटोरिएशन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बहादुर शाह's reign. अब क्या होता है कि जो फर्दर जाने के बाद उसका जो फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बिगड़ने लगता है. The position of state finances worsened as a result of his reckless grants of जागीर्स and promotions. अब वो क्या है कि वो सबको जब जागीर्स माने लैंड्स एंड प्रमोशंस देने लगेगा तो उसका जो फाइनेंसेस है वो तो वर्सन होगा ही. और रेकलेस ग्रांट्स मतलब जिसको जितना चाहिए उतना देते जा रहा है तो खाली होगा. ड्यूरिंग हिज रेन द रिमेनेंट्स ऑफ द रॉयल ट्रेजर अमाउंटिंग इन 1707 टू सम 13 करोड़ ऑफ रुपीज़ वेयर एग्जॉस्टेड. मीन्स 13 करोड़ आप समझ सकते हैं उस समय की बात में कितना होगा जो कि एग्जॉस्ट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था. बहादुर शाह वॉज groping towards a solution of the problems besetting the empire. Even given time, he might have revived the imperial fortunes. Unfortunately, his death in 1712 plunged the empire once again into civil war. तब जब उसका डेथ होता है तो क्या रिजल्ट होता है? As a result, a civil war starts. Now, a new element entered Mughal politics in this and the succeeding wars of succession. वॉर्स ऑफ सक्सेशन मतलब आपको बता दिए थे हम, जो था थ्रोन के लिए लड़ाई होता है, मतलब कौन राजा बनेगा. While previously the contest for power had been between royal princes and the nobles had merely aided the aspirants to the throne, now ambitious nobles became direct contenders for power and used princes as mere pawns to capture the seats of authority. अब क्या हो रहा था कि सिर्फ राजा या रॉयल प्रिंस जो थे वो नहीं कंटेंडर थे, उनके साथ साथ जो एम्बिशियस नोबल्स थे जिनको बनना था राजा, वो लोग डायरेक्ट कंटेंडर या कॉम्पिटिटर बन गए थे ऑफ पावर. और वो प्रिंस लोग को एज अ मेयर पॉन्स मतलब प्यादा की तरह यूज़ करते थे टू कैप्चर द सीट, वो सीट को पाने के लिए. In the civil war following Bahadur Shah's death, one of his less able sons, Jahandar Shah, won because he was supported by Zulfikar Khan, the most powerful noble of the time. मतलब जब बहादुर शाह का डेथ होता है तो उसका जो सबसे लेस एबल सन होता है जहांदर शाह, वो बन जाता है राजा. और उसको सपोर्ट किसने किया था? जुल्फिकर खान ने, जो कि मोस्ट पावरफुल नोबल था ऑफ दैट टाइम. Jandar Shah was a weak and degenerate prince who was wholly devoted to pleasure. मतलब सबसे लेस पावरफुल था तो ये करेगा भी तो क्या, सिर्फ सारा दिन प्लेजर के खोज में रहता था. He lacked good manners and dignity and decency. During Jahandar Shah's reign, the administration was virtually in the hands of the extremely capable and energetic Zulfikar Khan, who had become his वजीर. अब क्या होता है कि जुल्फ़िकर खान ने उसको हेल्प किया था राजा बनने के लिए, बट जो जहांदर शाह था वो क्या बन के रह गया था? मेयर पॉन बन के रह गया था, मीन्स प्यादा. उसको चला कौन रहा था? उसका जो वजीर था जुल्फ़िकर खान. जुल्फ़िकर खान believed that it was necessary to establish friendly relations with the Rajput Rajas and the Maratha Sardars and to conciliate the Hindu chieftains in general in order to strengthen his own position at the court and to save the empire. तो जुल्फ़िकर खान बहुत ही शातिर था, तो उसने सोचा कि अगर मुझे अपना पावर बचाना है, अपना सीट बचाना है, तो मुझे राजपूत राजाज एंड मराठा सरदार्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और अपना पोजीशन स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. देयरफॉर ही रैपिडली रिवर्स द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब. अब वो क्या करता है? औरंगजेब का कुछ पॉलिसीज वो रिवर्स कर देता है. द हेटेड जजिया वॉज एबोलिश्ड, जो मैंने बताया था, एबोलिश जो किया जुल्फ़िकर खान ने. जय सिंह ऑफ एम्बर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्ज़ा. मतलब जय सिंह को खुश करने के लिए उसने टाइटल दे दिया ऑफ मिर्ज़ा. राज सवई एंड मिर्ज़ा राज सवई एंड अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मालवा. मतलब मालवा उसको चाहिए था,
उसने मालवा दे दिया। अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ महाराजा एंड अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ गुजरात। मतलब जो उसने डिमांड बहादुर शाह के समय रखा था, मालवा और गुजरात चाहिए, वही चीज़ जुल्फ़िकार खान ने क्या किया, उन लोग को दे दिया। जय सिंह को गवर्नर ऑफ मालवा बना दिया और अजीत सिंह को गवर्नर ऑफ गुजरात बना दिया ताकि वो लोग खुश हो सकें। जुल्फ़िकार खान confirmed the earlier private arrangement that his deputy in the Deccan, Daud Khan Panni, had concluded with the Maratha king Sahu in 1711. By this arrangement, the Maratha ruler was granted the देखो अब मराठा रूलर को 14 सरदेशमुखी चाहिए था एज अ टैक्स ऑफ डेक्कन, इसने वो भी दे दिया, the Chauth and Sardeshmukhi of the Deccan, on the condition that these collections would be made by the Mughal officials and then handed over to the Maratha officials। तो उसने दे तो दिया कि आप टैक्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त रख दिया। क्या रखा शर्त? कि आप लोग जब कलेक्शंस करेंगे मुगल ऑफिशियल्स, उसके बाद वो जाएगा मराठा ऑफिशियल्स के पास, ठीक है। जुल्फ़िकार खान also conciliated चूड़ामन जाट एंड छतरसल बुंदेला। अब वो सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा था। Only towards Banda and the Sikhs he continued the old policy of suppression। तो उसने सारे मराठास, राजपूत सबको एक साथ करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो ओल्ड पॉलिसी ऑफ सप्रेशन था वो सिर्फ था किसके लिए? बंदा बहादुर और जो सिख्स थे उनके लिए। Zulfikar Khan made an attempt to improve the finances of the empire by checking the reckless growth of jagirs and offices. He also tried to compel the Mansabdars to maintain their official quota of troops. An evil tendency encouraged by him was that of raja or revenue farming. Instead of collecting land revenue of a fixed rate as under Todarman's land revenue settlement, the government began to contract with revenue farmers and middlemen to pay the government a fixed amount of money, while they were left free to collect whatever could from the peasant। This led to increase the operation of the peasants। मतलब वो बोलता है कि तोदरमल का जो फिक्स्ड रेट था उसमें उसने कलेक्ट नहीं करता था लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रहता था उसके लिए वो लोग कुछ पैसा पे करते थे, जो पीजेंट्स फार्मर्स थे वो लोग। तो उसने क्या किया कि गवर्नमेंट, मतलब उसमें जो गवर्नमेंट था, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जो रेवेन्यू फार्मर्स एंड मिडिलमैन थे वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे, लेकिन वो जितना चाहे अमाउंट पीजेंट से ले सकते हैं। मतलब अगर वो लोग चाहें तो 10,000 रुपीज़ पीजेंट से ले सकते हैं, और जैसे अगर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि 5,000 रुपीज़ उनको चाहिए, तो 5,000 रुपीज़ उनको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो ये था उसका रूल, और इसके वजह से जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन लोग के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, मीन्स उन लोग के ऊपर दबाव डालना शुरू हुआ। Many jealous nobles secretly worked against जुल्फ़िकार खान। अब कोई बढ़ने लगता है आगे तो उसके प्रति जो अदर नोबल्स लोग रहते हैं वो जेलस फील करते हैं, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। Worse still, the emperor too did not give him his trust and cooperation in full measure। अब उससे ज़्यादा वर्स क्या हो सकता है जब एम्परर खुद उसका ट्रस्ट नहीं रखे। The emperor's ears were poisoned against जुल्फ़िकार खान। अब क्या शुरू होता है, एम्परर का कान भरा जाता है जुल्फ़िकार खान के थ्रू बाय अनस्क्रूपुलस फेवरेट्स। मतलब राजा के कुछ फेवरेट्स भी होते हैं जो हर समय उनका कान भरते रहते हैं, किसके प्रति? जुल्फ़िकार खान के प्रति। He was told that his wazir was becoming too powerful and ambitious and might even overthrow the emperor himself। तो उन्होंने कहा कि आपका जो वज़ीर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड एम्बिशियस है और किसी दिन आपको वो ओवरथ्रो कर सकता है एंड खुद एम्परर बन सकता है। द कावर्डली एम्परर dared not dismiss the powerful वज़ीर but he began to intrigue against him secretly। अब जो एम्परर था जहांगीर शाह, वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता था, तो क्योंकि वो पावरफुल भी था नहीं, तो वो पावरफुल वज़ीर को हटा भी नहीं सकता था, लेकिन उसके प्रति वो सीक्रेटली उसके पीठ पीछे उसके प्रति खेल खेलने लगा।
Nothing could have been more destructive of healthy administration. जहांगीर Shah's inglorious reign came to an early end in January. अब जहांगीर शाह का जब ऐसे होने लगा, किसी को आप परेशान करेंगे तो आपका रेन कैसे चलेगा, तो जहांगीर शाह का भी रेन खत्म होता है इन अर्ली एंड इन जनवरी 1713 when he was defeated at Agra by फारूक शेर his nephew. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे चैप्टर से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा।